हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। अब इस समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंटेंट चाहिए जो सीमित मात्रा के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे सके, अर्थात कम से कम समय कंज्यूम करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके सही करवा सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अगस्त महीने का करंट अफेयर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आप राजस्थान के करंट अफेयर के साथ साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इसके अलावा पुरस्कार, खेल और साइंस टेक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो हम अगस्त माह के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इस समय में अगर आप अगस्त महीने का करंट अफेयर सीईटी के एग्जाम के लिए छोड़ के जा रहे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि सीईटी के एग्जाम में अपीयर हो रहा है और वो अगर अगस्त महीने का करंट अफेयर छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए ये क्लास जो है वो रामबाण होने वाली है। साथ ही साथ उन साथियों को भी इससे फायदा पहुंचने वाला है जिन्होंने अन्य किसी सोर्स स्रोत से अगस्त महीने का करंट अफेयर पढ़ा, तो उनके लिए एक लिमिटेड टाइम के अंदर रिवीजन हो जाएगा। अगर आप खुद से अगर पढ़ोगे किताब से, तो जो टाइम आपको कंज्यूम होगा उससे कम समय में आप यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर कर पाओगे। और निश्चित रूप से हम ऐसा उम्मीद करते हैं, पीछे जो भी हमारा अनुभव रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अगर अगस्त महीने के करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो से वो बाहर नहीं होगा। जैसा कि जो पुराने साथी हमारे से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम पहले भी ऐसी सीरीज लेके आते थे, चाहे वो ग्राम सेवक की जो पिछली भर्ती है उसमें हो गया, ईओआरओ की भर्ती होगी। तो उन दो भर्तियों में आपने देखा होगा करंट अफेयर की 100% क्वेश्चन जो है वो हमारे इन सेशन से, और जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल कराई जाएगी वहाँ से देखने को मिले। जो भी साथी आप में से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो इस सेशन के फिनिश होने के बाद में आपको टेलीग्राम के ऊपर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। मुश्किल से 5 पेज हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जितनी भी मासिक पत्रिकाएं हैं और जितने भी न्यूज़पेपर हैं, अन्य जो भी सोर्सेज हैं, उनकी जितना भी निचोड़ आता है वो आपको मैक्सिमम 5 पेज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम राजस्थान वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो अभी अगस्त महीने के अंदर हमने देखा था कि राज्यसभा के चुनाव हुए थे। राज्यसभा के चुनाव के अंदर वर्तमान में राजस्थान की कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एक सीट जो है वो खाली हो गई थी, केसी वेणुगोपाल, जो केरल से संबंधित हैं और कांग्रेस पार्टी के ये सांसद थे राज्यसभा से, राजस्थान से। इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद में ये सीट वेकेंट हो गई थी। अब वर्तमान में उस सीट के ऊपर रवनीत सिंह बिट्टू, अभी हाल फिलहाल इनके बयान के कारण ये काफी चर्चा में रहे थे, तो इनको निर्विरोध यहाँ से चुन लिया गया है। वर्तमान जो समय है उसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी, मतलब भाजपा जो है, उनकी दोनों की 5-5 सीटें टोटल है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है दूसरा पॉइंट है कृष्ण गमन पथ। आप सभी को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा है वो कृष्ण जी के ज्यादा भक्त हैं। तो उन्होंने एक पथ जो है वो डिसाइड किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली मथुरा से लेकर उज्जैन तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 525 किलोमीटर होगी। और यह जो प्रोजेक्ट होगा वो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकार दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट होगा। दोनों सरकारें इस पर मिलकर काम करेंगी। आगे हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान के 2 शिक्षकों को दिया गया है। लगातार हम 2-3 साल से ऐसा देखते आ रहे हैं कि हर बार 2 शिक्षकों को सिलेक्ट किया जाता है। तो उनका अब की बार जो सिलेक्ट हुए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अंदर, वो हुए हुक्मचंद चौधरी, जो बीकानेर से संबंधित हैं, और बलजिंदर सिंह पदमपुरा, गंगानगर से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाम भी हुक्मचंद, बलजिंदर सिंह, मतलब जिसमें बल होगा वो हुक्म चलाएगा। दो दो तो ऐसे ही याद हो गए। और इनके जो पैलेस है, मतलब बीकानेर और गंगानगर, ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। अब इस पुरस्कार से संबंधित हम अन्य तथ्य देख लेते हैं कि इस अवार्ड के अंदर हम इस एक तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है, 50,000 रुपए दिए जाते हैं, और एक सिल्वर का मेडल दिया जाता है, मतलब कांस्य पदक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, अंगदान अभियान से राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। मतलब जो अभी अंगदान सप्ताह भी अंगदान दिवस और सप्ताह दोनों सेलिब्रेट किए गए थे। आगे हम जो डेज आएंगे उनके अंदर भी देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया था, और उसके साथ साथ में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है। तो जब अंगदान अभियान चलाया गया था, तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि 2 कैटेगरी के अंदर इनको, राजस्थान को जो है वो पुरस्कार मिले थे। एक तो बेस्ट आईईसी अवार्ड, जो कि जागरूकता अभियान अंगदान के लिए या
ऑर्गन डोनेशन के लिए जो भी अभियान चलाए गए राजस्थान की तरफ से, तो उसके लिए बेस्ट IEC अवार्ड दिया गया है। एक सपोर्टिव NGO अवार्ड दिया गया है मौन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम, जयपुर के अंदर ये NGO काम करता है। तो इन दो को ये पुरस्कार दिए गए। फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, साहित्य श्री पुरस्कार। साहित्य श्री पुरस्कार जो है वो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, और अभी वर्ष 2024 के लिए ये पुरस्कार अजमेर के प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया गया है। उनके उपन्यास टापुओं पर पिकनिक, ये इनका उपन्यास का नाम है टापुओं पर पिकनिक। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, किसके द्वारा, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा दिया गया है, प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया गया है। और उनकी जो उपन्यास है, उपन्यास कौन सा है, टापुओं का, टापुओं पर पिकनिक, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या दिया गया है, एक मिनट रुकना, इसके लिए तो इनको क्या दिया गया है, पर साहित्य श्री पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डूंगरपुर के अंदर क्रोमियम के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। उनके नाम हम देखने वाले हैं, जिला आपको ध्यान में रखना है डूंगरपुर। अभी क्वेश्चन जो ऐसे पुटअप किया जाएगा कि हाल ही में डूंगरपुर के अंदर कौन सा खनिज देखा गया है, या फिर क्रोमियम के लिए राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो चर्चा में रहा। तो हमें देखना है कि निकल और क्रोमियम दोनों के साथ में जो 4 ब्लॉक मिले हैं उसमें है मथुगांडापाल, देवल, रोहनवाड़ा और खानमीना। ये 4 नाम आपको ध्यान में रखना है, मथुगांडापाल, देवल, रोहनवाड़ा और खानमीना, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फ्लोराइड ब्लॉक, ये भी डूंगरपुर के अंदर है। तो ये जो है ये सामोता के अंदर हमें देखने को मिला है, सामोता डूंगरपुर के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षण योजना। यह योजना जो है इसकी घोषणा वर्ष 2024-25 का जो बजट घोषित किया गया था माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा, तो वहां पे इसकी घोषणा की गई थी। उसी घोषणा की अनुपालना के अंदर अब 21 अगस्त 2024 को इसकी जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। फाइनली इसको मूर्त रूप दिया गया है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है, सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार, ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में आपको 2 चीजें और ध्यान में रखनी है कि इसकी जो प्रोत्साहन राशि है, अगर सीमित समय के अंदर जो जैसे एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होते ही कुछ एक ऐसा टाइम होता है कि अगर आप समय पर उसको पहुंचा देते हो पेशेंट को, तो उसका जो जीवन है वो बचाया जा सकता है। तो ऐसे गोल्डन आवर्स के अंदर आप घायल को अगर पहुंचाते हो तो आपको 10,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर कोई साधारण घायल है, जैसे बाइक से गिर गया, उसको आप वहां पे पहुंचा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आपको भले मानुष के रूप में एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब इसकी अनुशंसा कैसे होगी, ये मिलेगा कैसे, तो आपको ध्यान में रखना है निदेशक जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा जो डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं, उन डायरेक्टर को 3 दिवस के अंदर, जो भी घटना हुई तो उसके 3 दिवस के अंदर आपको सूचना देनी है। उसके बाद में आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा जन पोषण केंद्र, ठीक है। जन पोषण केंद्र की स्थापना प्रहलाद जोशी केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के द्वारा किया गया है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई है, शाहपुरा के नाथावाल गांव के अंदर किया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है शाहपुरा के अंदर जन पोषण केंद्र की स्थापना की गई है। अब इस पोषण केंद्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है वो देखेंगे हम। इसका उद्देश्य क्या है कि उचित मूल्य की जो दुकान होती है, जो राशन की जो दुकान होती है, उनकी आय बढ़ाना, एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना। यह जो केंद्र स्थापित किया गया है, यह केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है, अर्थात इस केंद्र की स्थापना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत की गई है। इसके अंदर होगा क्या कि 50% जो चीजें होंगी वो तो पोषण से संबंधित होंगी, जैसे दाल हो गई या प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उनको रखना, ठीक है। इसके साथ साथ में 50% अन्य सामग्री भी रख सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इसके 2 मोटिव है मेन। एक तो आय बढ़ाना, तो आय केवल और केवल पोषण वाली चीजों से तो बढ़ेगी नहीं, और भी प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना 50% तो आय बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट हम रख सकते हैं, और 50% पोषण के लिए रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे आगे कि वीर दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस जिले से है, जोधपुर से है, रियासतकालीन हो ही गया। और अजीतगढ़ का जब आप पोर्शन पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर, तो आपको पता होगा कि वीर दुर्गादास राठौड़ का वर्णन आता है, ठीक है। तो वहां पे उनकी जयंती बनाई गई है 386, ठीक है। और आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि जोधपुर से संबंधित है, तो इनका जो जयंती मनाई जाएगी वो कहाँ मनाई, वैसे तो ऑल ओवर राजस्थान मनाई जाती है, पर मेन जो फंक्शन हुआ वो कहाँ पे हुआ, जोधपुर के अंदर। और कौन सी जयंती थी, 386, 386। अब इस मौके पर
पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका श्रीमती गौरी राव को दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसका साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने लगभग जो मेन टॉपिक है वो पढ़े हैं। इसके साथ साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, तो ऐसा जो इसकी घोषणा हुई वो भी मैंने सेम थोड़ा देर पहले बताया था कि बजट 2024-25 के अंदर हुई थी, और इसका जो शुभारंभ हुआ वह स्वतंत्र दिवस से एक दिन पहले, मतलब 14 अगस्त को डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी मेडिकल लाइन है, जो भी मेडिकल की व्यवस्था है, उसको पूर्णतः ऑनलाइन कर देना, ताकि उससे फायदा क्या क्या मिलेगा। एक तो आभा आईडी जो होती है, आभा आईडी बनाने में सहायता मिलेगी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री हो जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो ऑनलाइन मिलेंगी, डॉक्टरों से हम अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकते हैं, हमें घर से जाकर और हॉस्पिटलों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डैशबोर्ड बनाया जाएगा इस जो पोर्टल है हेल्थ मिशन है इसके तहत। साथ साथ ही हमें 2 पॉइंट और ध्यान रखने कि आभा आईडी के अंदर राजस्थान का जो है वो पूरे देश के अंदर 7वां स्थान है। आभा आईडी मेडिकल से संबंधित होती है और वो आईडी जनरेशन के अंदर राजस्थान का देश के अंदर 7वां स्थान है। इसके साथ साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटी में 3रे स्थान पर तथा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के अंदर 6ठे स्थान पर है। ये सुविधाएं जो है वो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा प्रदत्त की जाएंगी। तो इनके अंदर वर्तमान में राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है ये हमें ध्यान में रखना। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, आभा आईडी के अंदर तो 7वां स्थान हो गया, और इसके साथ साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर 3रा स्थान, और प्रोफेशनल रजिस्ट्री के अंदर 6ठा स्थान हो गया। आई होप कि आपका जो रिवीजन है, या फिर अगर आप फर्स्ट बार अगर पढ़ रहे हो, तो आपको जल्दी जल्दी जो है वो पूरा कवर हो रहा होगा। अभी तक हमने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, अगर कोई भी अन्य सोर्स से आप पढ़ते तो कम से कम आप मान के चलिए 5-7 पेज 8 पेज का मैटर जो है वो आपको मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर कवर हो रहा है। और अगर आप PDF इसको डाउनलोड करोगे तो विद इन 1 पेज आपका ये पूरा मैटर जो है वो कवर हो जाएगा। टेलीग्राम से जो साथी नहीं जुड़े हैं वो एकेडमी स्पोर्ट डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन और जो पहला कमेंट होगा वहां पे पिन कर दिया जाएगा, तो आप वहां से उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, प्रत्येक मंथ रहेगी। आगे आपकी जो भी एग्जाम आने वाली है, चाहे पटवारी है, ग्राम सेवक है, RAS परी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, तो उनके अंदर ये समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसान साथी ऐप। इसकी शुभारंभ भी जो है अभी जैसा हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था 14 अगस्त, तो 14 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन जल संसाधन मंत्री सुरेश राउत के द्वारा किया गया। और इस ऐप का, किसान साथी ऐप का जो विकास किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की की सहायता से किया गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के अंदर ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, पोर्टल से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित, तो कौन सी संस्थान उसका विकास करती है ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अब ये जो किसान साथी ऐप है, इससे राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे? तो इस ऐप के माध्यम से धौलपुर क्षेत्र के पार्वती सिंचाई परियोजना के लगभग 786 किलोमीटर कमांड क्षेत्र में लाभान्वित होंगे। तो आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है, किसान साथी ऐप शुभारंभ 14 अगस्त, उद्घाटन सुरेश रावत जल संसाधन मंत्री, और विकास किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के द्वारा इसका विकास किया गया है, डेवलपमेंट किया गया। फिर नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है मां वाउचर योजना। 8 अगस्त को निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना है, 8 अगस्त को इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी फाइनली पूरे राजस्थान के अंदर। परंतु साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि 8 मार्च 2024 को, मतलब 8 से 8 आपको ध्यान में रखना है, और मार्च ये तीसरा महीना हो गया और ये 8वां महीना हो गया। तो ये तो सीधा सीधा आपके याद रह जाएगा 8, 8 और 24। ठीक है, 8, 8 और 24। तो ये तो आपको ध्यान में रखने की कोई इतनी मतलब दिक्कत आएगी नहीं आपको। डायरेक्ट देखो, जो टेबल अपन याद करते हैं, पढ़ा याद करा ना अपन 8 को, तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8, 8, 24 ये तो शुरुआत को होगा। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इनका स्टार्ट करेगी 8 मार्च 2024 में करेगी। अब इनके याद रखेगा 8 तो देखो सेम है दोनों के अंदर, मार्च है, मार्च को ये हम ध्यान रखना कि 3 जिला के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो पायलट के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था। तो 8 मार्च 2024 को इसको स्टार्ट किया गया। और कौन कौन से जिले से किया? सबसे पहले तो भैया जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने गृह जिले से करेंगे, तो भरतपुर तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा बारां और फलोदी, तो 3 जिलों के अंदर भरतपुर, बारां, फलोदी, भरतपुर, बारां, फलोदी के अंदर ये मां वाउचर योजना जो है वो प्रोजेक्ट
कौन सा पायलट प्रोजेक्ट की तरफ, एक डेमो से स्टार्ट करेगी, कोई दिक्कत आ जो अभी कर लिया, फिर मेन जो योजना है वह 8 अगस्त 2024 को स्टार्ट करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भैया आपने जो सरकारी हॉस्पिटल ही बड़े सोनोग्राफी फ्री है, ठीक है, कोई भी जाओ और करवा दो, बशर्ते मशीन चालू होनी चाहिए, ठीक है। अब सरकार का क्या मोटिव है कि भाई कोई जो सरकारी स्कूलों सरकारी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता तो उसको निजी जो प्राइवेट सोनोग्राफी केंद्र है, प्राइवेट की जो दुकान है वहां पे भी हम सुविधाएं उपलब्ध करवा दें। तो इसके लिए क्या होगा, जो गर्भवती महिला होगी उसको दूसरी और तीसरी तिमाही के अंदर गर्भकाल के दौरान एक सोनोग्राफी निःशुल्क करवाई जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ में, हालांकि ये अगस्त का नहीं है पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि जो सर्वाधिक जांच का रिकॉर्ड बनाया वो चूरू जिले ने बनाया है। तो चूरू जिला एक दिन में सर्वाधिक जांच करने में प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट आ जाता है हरियालो राजस्थान महाअभियान। हरियालो राजस्थान महाअभियान जो है वो माँ वाउचर योजना से जस्ट एक दिन पहले, मतलब 7 अगस्त को स्टार्ट किया था 75वें वन महोत्सव के अवसर पर। इसका स्थान कौन सा है? गाडोता मोजम्माबाद दुदू के अंदर, ठीक है। दुदू अभी काफी चर्चा में रहा है, सबसे छोटा जिला है, तो वो चीज में आपको ध्यान में रखनी है। तो जयपुर में 2 अभियान है बाको शुभारंभ करोगे, एक तो हरियालो राजस्थान और दूसरा अगर आप बात करें जन पोषण के अंदर, तो जन पोषण के अंदर तो कटे करे हुए स्टार्ट शाहपुरा नाथावाला के अंदर। वहीं अगर हम बात करें हरियालो राजस्थान की, तो हरियाला राजस्थान कहां से किया गया? गाडोता मोजम्माबाद, ठीक है। इस अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण किए गए, तो एक रिकॉर्ड बनाया गया, 2 करोड़ एक दिन के अंदर पौधारोपण करे गए। इसी महोत्सव के अंदर एक मातृवन के नाम से घोषणा की गई है। घोषणा कब की गई? 75वें वन राज्य वन महोत्सव के अंदर, ठीक है। प्रत्येक जिले के जिला स्तर पर यह प्रस्तावित है, घोषणा करी है अभी तक, तो वापस से जब भी स्थापना की होगी तो अपन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, ये आप ध्यान रखना है, 2020 के लिए दिया गया है। उदयपुर की सत्ती की चोरी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को दिया गया। ये चीजें आपको ध्यान में रखने वाली। एक बार मैं फिर वापस बता देता हूं, जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको लगातार मिले, अगली बार, अब इस बार तो हम पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, अगली बार हम स्लाइड से भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, प्रत्येक महीने आपको अगर 5 पेज का सारांश चाहिए आने वाली एग्जाम के लिए, तो आप AKD स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, यदि आपका कोई सुझाव है इसके प्रति, तो आप इस नंबर पे 9468997282, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जैसे ही समय मिलेगा वो रिप्लाई कर दिया जाएगा। फिर आ जाता है सचिन तंवर। सचिन तंवर राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं और प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के अंदर इनको 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा है तमिन थलाइवा टीम ने, जो कि इस सीजन का सबसे महंगे खिलाड़ी है। तो ध्यान रखना, सचिन तंवर झुंझुनू जिले से हैं, सीजन 11 है, तमिन थलाइवा 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा है। एक पेड़ मां के नाम, ठीक है, ये अभियान चलाया गया था। नोडल एजेंसी कौन सी है? शिक्षा विभाग तथा पंचायती राज विभाग। इस अभियान के तहत 12 घंटे में इतने लोगों ने इतने पौधे लगाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी नोडल एजेंसी और पेड़ का नाम। डाटा मेरे हिसाब से आपको पूछा नहीं जाए। नेक्स्ट आ जाता है अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान में भारत के अंदर 7वां स्थान है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेडिकल रजिस्ट्री के अंदर 3रा स्थान था, आभा के अंदर 3रा स्थान था, और जो प्रोफेशनल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में हमारा 7वां स्थान था। तो वही 7वां स्थान आपको यहाँ पे अटल भूजल योजना क्रियान्वयन के लिए दिया गया है, ठीक है। अब अटल भूजल योजना से संबंधित अपन कुछ चीजें देख लेते हैं कि यह योजना 25 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। इसका उद्देश्य गिरते भूजल को रोकना है, इसके साथ साथ ही जनता के व्यवहार के अंदर भी चेंज करना है। मतलब जनता का स्वभाव जो है वो जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक कितने ही सुधार कर लो, कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि यह योजना अभी वर्तमान समय में राजस्थान के 17 जिलों में संचालित की गई, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको मैं बताऊं कि यह जो योजना है, यह योजना वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 50-50% की वित्तीय साझेदारी के साथ में संचालित की जा रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये रेशियो आपको कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जब आपके पास पीडीएफ आएगी तो ये पीडीएफ में भी ऐड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। अब ये मोबाइल ऐप जो लॉन्च करी गई, शुभारंभ इसका किया गया 12 अगस्त को। 14 अगस्त को हमने पढ़ा था
कौन कौन से अभियान है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। 7 को मैंने बता दिया, 8 अगस्त को बता दिया, और फिर आपको है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च करी गई। इसकी नोडल एजेंसी जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग ही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 72,000 सरकारी स्कूल है राजस्थान के अंदर, और उसमें कुल मिला के 81 लाख बच्चों का नामांकन है। तो अब ये ऐप क्या करेगी, उसमें 70% दिए गए हैं। अब पर्सन कैसे, कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं है, उसमें सर दर्द होता है या नहीं है, यस और नो के आप आंसर दे रखे हैं। बच्चे के सिर में जूं है या नहीं है, दांत साफ है या नहीं है, नाखून कटे हुए हैं या नहीं है। तो ऐसे करके यस नो करके टीचर्स जो है वो 70 क्वेश्चनों का रिप्लाई देते हैं एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये पेपरलेस सर्वेक्षण हो गया। स्कूल में बैठ के जो भी बच्चों की स्थिति है उसको क्लिक करना है और वो सबमिट करना है। तो सरकार के पास डाटाबेस आ गया कि 81 लाख लोग जो है उनके स्वास्थ्य की स्थिति वर्तमान समय में क्या है। तो ये एप्लीकेशन का उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ में आपको मैंने लॉन्चिंग इसकी डेट बता दी कि 12 अगस्त को ये लॉन्च हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा स्टेट इंटीग्रिटी कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग राजस्थान। तो इसका कार्य क्या होगा? कार्य जैसा कि आपको बता दिया कि स्टेट इंटीग्रिटी कैंसर टास्क फोर्स है, तो ये कैंसर के प्रति काम करेगी, कैंसर के निदान, जांच, रोकथाम और इसके साथ साथ में जागरूकता गतिविधियों की रणनीति तैयार करेगी। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले, अध्यक्ष पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन RMSCL को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार है ये किस लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना को बेहतर संचालन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब वन लाइनर है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। अगर हम पढ़ना चाहें डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ये है कि सीटी में आपको अगस्त का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और जो क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं होना चाहिए। चाहे आपने पहले कहीं सोर्स से पढ़ा है तो भी आपको मुश्किल से आप मानिए कि 25 से 30-35 मिनट के अंदर पूरा अगस्त आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है कैलाश मीणा जो है वो आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय छोत्रिय के हटने के बाद में। फिर एक किशनगढ़ के अंदर अव्याना एविएशन एकेडमी खोली गई है। ये राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है, मतलब नेविगेशन से संबंधित, एविएशन से संबंधित पहली ट्रेनिंग स्कूल है ये। उसके बाद में आता है राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर। और कब से कब किया गया है? 9 से 11 दिसंबर को किया जाएगा, ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये आगे भी वापस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको साथ में ध्यान रखना है। एक मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको ध्यान रखना थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाके, और अजमेर की फोय सागर झील को ERCP में शामिल किया गया। तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि निम्न में से कौन सी झील जो है वो ERCP में शामिल है या शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से आपको स्टैटिक जीके के साथ में करंट जीके पूछा जा सकता है। फिर मच्छर जनित रोगों के लिए बालोतरा जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य दल आपके द्वार के नाम से एक अभियान चलाया था, जिसकी अवधि है 5 से 31 अगस्त को। मच्छर जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनके प्रति अवेयर करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर मीरा महोत्सव अभी आयोजित करवाया गया था, तो दिया कुमारी जी वहां पे चीफ गेस्ट थी। उन्होंने घोषणा की थी कि राज्य कैलेंडर में इसको शामिल किया जाएगा, मतलब राज्य महोत्सव के रूप में मीरा महोत्सव को मनाया जाएगा। फिर पुलिस मुख्यालय ने अभी एक इनोवेशन किया, और इनोवेशन के तहत, नवाचार के तहत उन्होंने पॉडकास्ट नाम से सोशल मीडिया पे एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। सलूम्बर के भारतीय जनता पार्टी के अमृतलाल मीणा विधायक हैं, ये इनका निधन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। वर्तमान में राजस्थान के अंदर कुल मिला के 7-8 सीटें खाली पड़ी हैं, उन पे उपचुनाव होने हैं, जल्दी आपको उपचुनाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना वर्ष 2013 के अंदर स्टार्ट की गई थी। तो इसके अंदर जो भी सक्षम व्यक्ति हैं जिनका पहले से उसमें नाम शामिल है, अगर वो अपना नाम हटवाना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान शुरू कराया गया। मतलब आप अपनी इच्छा से, जैसे आपने देखा होगा पहले सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, अब वो सब्सिडी धीरे धीरे हटा दी गई, तो जो इच्छुक व्यक्ति है वो खुद से अपना नाम जो है वो हटा सकते हैं इसके। तो इसके लिए ऑपरेशन गिव अप स्टार्ट किया गया, मिशन गिव अप स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाता है मिशन मधुहारी। मिशन मधुहारी जो है वो टाइप 1 डायबिटीज के बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। अब आपने लिए एक प्राउड वाला मोमेंट कौन सा आ जाता है कि राजस्थान की जो जन आधार योजना है, इस योजना को अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपनाया जा रहा है।
मतलब जल्दी जो भी पूरी की पूरा ऐसा मॉडल है वो वहां पे जारी कर दिया जाएगा किसी दूसरे नाम से, परंतु जो बेसिक जो कंसेप्ट रहेगा वो जन आधार योजना का रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है 25 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वन लाइनर में डाल दिया कि चलो आ भी जाए तो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, कैसा लग रहा है अपनी फीडबैक आप देख नीचे जो है वो आपको कोई सुधार है, कोई सजेशन है, या फिर आपको अगर ये अच्छा लगा है सेशन तो आप शेयर कर सकते हो अपने जो भी कमेंट्स हैं उन सबको। नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसका नाम होगा हिल इन राजस्थान नीति। मतलब राजस्थान के अंदर अपने स्वास्थ्य में सुधार कीजिए, इस प्रकार मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी प्रस्तावित है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वेंडरों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। ये अभी डिक्लेयर हुआ है कि राज्य सरकार जो भी श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, लोक कलाकार हैं, उनकी 60 वर्ष की जैसे आयु हो जाती है तो 3,000 रुपए की पेंशन उनकी स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है खानवा युद्ध को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अब आप में से जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको कमेंट करना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, यहीं पे पॉज करना है ये वीडियो और उसके बाद में आपको लिखना है कि खानवा का युद्ध कब किस वर्ष में हुआ था। फिर आपको ध्यान रखना है जोनू जिले की लांबी अहीर की सरपंच है नीरू यादव, जिसको होकीवाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका महिला सशक्तिकरण के योगदान के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर इनको नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो एडीजी विजय कुमार सिंह एसओजी के डायरेक्टर हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहते हैं, शॉर्ट नेम में अगर आप पहचान सको तो वीके सिंह के नाम से। तो एडीजी वीके सिंह जो है उनको 78वें स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 2 अगस्त को दैनिक भास्कर ग्रुप के द्वारा एक पेड़ एक अभियान के रूप में शुरू किया गया था। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया एक पेड़ मां के नाम। अब दैनिक भास्कर के द्वारा एक पेड़ एक अभियान 2 अगस्त से स्टार्ट किया गया। इसके अंदर निश्चित रूप से बात है कि भाई पेड़ों को लगाना, पर्यावरण के प्रति जो भी अवेयरनेस है उसको फैलाना, इसका मोटिव रहेगा। हमने राजस्थान का अभिकरण जो है वो कवर कर लिया है। इसके बाद में हम कवर करते हैं राष्ट्रीय विवरण, मतलब भारत का जो है। तो आपको बताऊं छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि यह नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब इसको मिलाकर अभी छत्तीसगढ़ के अंदर 4 टाइगर रिजर्व है और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर हम यहाँ बात करें तो पहला हो गया नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, दूसरा हो गया मानस आसाम के अंदर, और तीसरा कौन सा गुरु घासीराम तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के अंदर टाइगर रिजर्व है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 28 है। याद रखने में आसान होगा, याद रख भी लेना कि 28 कैसे भी पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जा सकता है। इसके साथ साथ में इसका जो छत्तीसगढ़ मतलब कौन से राज्य के अंदर है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको तीनों चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। फिर बात करें हम 78वें स्वतंत्रता दिवस की, तो इसकी थीम थी विकसित भारत। विशेष इसमें क्या देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को पीछे छोड़कर 11 बार लगातार झंडा फहराने वाले तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हो गए। इनसे ऊपर कौन कौन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार झंडा फहराया था स्वतंत्रता दिवस पर, और दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी ने 16वें स्थान पे किया था, और तीसरे स्थान पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 बार अभी तक झंडा फहरा लिया है। तो अगर हम बात करें इंदिरा गांधी जी की बराबरी करने के लिए इनको 5 बार और फहराना पड़ेगा, और अगर हम बात करें नेहरू जी की तो 6 बार। फिर एक रैंकिंग जारी की गई है जो भी शिक्षण संस्थान है उनसे रिगार्डिंग, तो NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें 3 कैटेगरी के अंदर रैंकिंग जारी की जाती है, और ये जारी कौन करता है, केंद्रीय शिक्षा विभाग करता है, और उसके मंत्री के द्वारा जारी की जाती है। तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके द्वारा ये जारी की गई थी। ओवरऑल जो है IIT मद्रास को स्थान मिला है प्रथम। और अगर श्रेणी वाइज बात करें तो इसमें 3 श्रेणी होती है, एक तो सार्वजनिक, एक ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, और एक स्किल यूनिवर्सिटी, मतलब एक तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो हो गई, इसके अलावा एक ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, और एक हो गई स्किल यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें सार्वजनिक तो अन्ना विद्यालय चेन्नई, मुक्त ओपन के अंदर इग्नू, और कौशल मतलब स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। ठीक है,
लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर 5 जिले नए बनाए गए हैं, 2 जिले उसमें पहले से थे ऑलरेडी। तो वर्तमान में नए जिले बनाने के बाद में उसमें जो नए जिलों की संख्या है वो 7 होगी। नए जिलों के नाम कौन कौन से हैं? तो जंस्कार हो गया, द्रास, साम, नुब्रा और चारथांग। इन 5 को मिला के जो वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी हो गई? 7 हो गई। फिर इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विशेष राज्य का दर्जा इससे हटा लिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इसको विभाजित किया गया, जिसमें से एक तो हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया कश्मीर। कश्मीर में आपको अभी पता ही होगा कि चुनाव जारी है। जल्दी जो अगले महीने में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, सितंबर की जो करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी सीट होगी, क्या व्यवस्था रही थी। नेक्स्ट आ जाती है जब जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हटाने के बाद में केंद्र सरकार ने एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी, जिसका विरोध लगातार हो रहा था और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग उठ रही थी। इन दोनों ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम दोनों को बीच का रास्ता सरकार ने उठाया और उसको लागू करने, देखो इसको मंजूरी तो दी है 24 अगस्त 2024 को, तो 24/8/24, ठीक है, 24/8/24 को इसको मंजूरी दी है। और लागू कब होगा? लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, मतलब अगले साल अप्रैल से, अगले साल जब वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा उससे ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लागू होने वाली है। साथ में आपको ध्यान में ये रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब जीएसटी वाला जो काउंसलिंग बनी थी तो उस समय ऐसे क्वेश्चन काफी देखने को हमें मिले थे। कौन सा राज्य ऐसा है जो पहली बार इसको लागू किया या सबसे पहले लागू किया? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसको मंजूरी तो 24 अगस्त को दी गई थी और सबसे पहले इसको मतलब जिस दिन मंजूरी दी उससे अगले ही दिन 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसको लागू कर दिया, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है वो प्रथम राज्य है इसको अपनाने वाला। फिर नेक्स्ट आ जाता है, अब ऐसा नहीं है कि ये सरकारों पे थोपा ही जा रहा है, राज्य सरकार अगर चाहे तो वो एनपीएस जो है वो जारी कर सकती है, ठीक है, परंतु ये आपके पास में विकल्प रहेगा, आपको एक्सेप्ट करनी है, लागू करनी है या नहीं करनी। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें देखो सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, अंतिम 12 महीने का जो भी मूल वेतन होगा उसका 50% आपको देर होगा। इसके साथ साथ में आपको मिनिमम 19 वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से जो भी पेमेंट है वो मिलेगा। इसके अंदर आपको सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, मतलब कम से कम न्यूनतम आपको 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है, जो भी सेवानिवृत्त पेंशनर है उनकी डेथ हो जाती है, तो जो भी उसके संबंधी हैं, चाहे उसकी वाइफ है या कोई और रिलेटिव है, तो उनको 60% मिलेगा, बशर्ते उनका नॉमिनी डिसाइड होना चाहिए। फिर महंगाई सूचकांक के अंदर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसमें महंगाई जो डीए है उसका पार्ट भी समय समय पर रिवाइज होता रहेगा। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि लागू कब होगी, मंजूरी कब मिली और प्रथम स्टेट कौन सा है जो इसको मंजूरी दे चुका है। राज्यसभा की हमने बात की थी कि राज्यसभा में राजस्थान से मैंने आपको बताया था रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध सेलेक्ट हुए। इसके अलावा अन्य 11 सीटों पे और चुनाव हुए थे, तो कुल मिला के 12 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें से राजस्थान से रवनीत बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, बिहार से मनन मिश्रा, आसाम से रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास, ठीक है। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र से नितिन पाटिल एनसीपी पार्टी से हैं। ये सभी जितने भी हैं ऊपर वाले ये तो है बीजेपी के, और नितिन पाटिल एनसीपी से हैं। बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं और तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी है। तो आपको ध्यान रखना कि 12 में से केवल एक सीट कांग्रेस को मिली है और वो तेलंगाना से मिली, ठीक है। अब हम बात करें सीटों का, थोड़ा सा गणित डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा के अंदर कुल 245 सीटें हैं, जिसमें से सदन की मौजूदगी वर्तमान में जो पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उस प्रकरण के कारण 245 सीटों में से अभी जो मौजूदा सीट है वो 237 सीट है। तो 237 के अकॉर्डिंग जो अपना बहुमत संख्या निकल के आती है वो 119 निकल के आती है। हालांकि एनडीए जो घटक दल है बीजेपी के साथ साथ में जो भी एनडीए के अंदर शामिल है उनको पूर्ण बहुमत नहीं है, उनको 6 सीटें जो है मतलब लगभग 112-13 सीटें जो है वो इनको एनडीए को प्राप्त है, परंतु 6 सीटें ऐसी हैं जो निर्विरोध है और इन्होंने समर्थन दे रखा है। फिर हम वन लाइनर वापस से इसमें देख लेते हैं कि ओडिशा के पुरी जिले के पीपली कस्बे में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के रोगी मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भुवनेश्वर के ओडिशा में भारत
के पहले चावल राइस एटीएम की स्थापना की गई। मतलब आप रुपए डालो और चावल मिल जाएंगे आप। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन अभी हुआ है, हाल ही में चर्चा में थे। इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले से हुआ है। 1953 में ये IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज भारतीय विदेश सेवा के अंदर शामिल हुए। 1984 और 88 में भरतपुर से सांसद बने। 2002 के अंदर राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने। और ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि 1984 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिल्प परिषद द्वारा कश्मीर को विश्व विरासत शहर के रूप में शामिल किया गया है। कश्मीर से पहले इस श्रेणी के अंदर 4 अन्य जिले जो है वो शामिल किए गए थे, जिनमें जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर, मतलब कश्मीर का चौथा स्थान। फिर आ जाता है ULI। RBI के द्वारा ULI जारी की गई है। जिस प्रकार से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जारी किया गया था, UPI जारी की गई थी, उसी प्रकार ULI जारी किया गया। तो इससे क्या होगा कि जो भी लोन का प्रोसेसिंग है, कागजात को जमा कराना हो गया, गारंटी की जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी और इंटीग्रेटेड हो जाएगी, मतलब एकीकृत हो जाएगी। उससे फिर धांधलियां, NPS नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA जो है वो कम हो जाएगा बैंक का लगातार। ठीक है, तो इसको जारी कौन करेगा? RBI करेगी। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में 12 औद्योगिक नए शहरों को शामिल किया गया। ठीक है, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है कि 10 राज्यों के 6 प्रमुख गलियारों को एक साथ निर्माण करना और भारत की जो क्षमता है, विनिर्माण क्षमता है, उसको बढ़ाना। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या डिसाइड किया गया है कि 2030 तक 2 ट्रिलियन निर्यात किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो 12 जिले नए घोषित किए हैं उसमें राजस्थान के 2 जिले जोधपुर और पाली, इनको भी शामिल किया गया। तो 10 तो अन्य हो गए और 2 अपने राजस्थान के हो गए, तो जोधपुर और एक पाली। नेक्स्ट आ जाता है केंद्र सरकार ने नए 3 जो रामसर स्थल घोषित किए गए, जिसमें नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश। इन 3 नए रामसरों को, रामसर स्थल या रामसर साइट जो है उनको डिक्लेयर किया गया। तो इन 3 को मिलाकर अब टोटल जो है वो रामसर साइट हो गई है 85। ठीक है, और सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो पहले ये संख्या जो है वो थी 16। अब इन 2 नए तमिलनाडु के अंदर घोषित किए हैं तो वर्तमान में हो गई है 18। तो सबसे ज्यादा अगर हम रामसर साइट की बात करें तो वो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में 2 नए कौन कौन से हैं? एक तो नंजरायन और एक काजूवेली। तो काजूवेली नंजरायन, काजूवेली नंजरायन, और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लॉन्च की गई है। इसको मंत्रिमंडल मंजूरी मिली है 9 अगस्त को। ठीक है, और योजना की जो अवधि है वो 5 साल के लिए रखी गई है, 2024-25 से 28-29। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है कि गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ नए घर बनाना और उनको रहने की पर्याप्त व्यवस्था करना। कुल परिवेश के अंदर रखा गया 2.30 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें 2.0 की तो साथ साथ में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो मेन योजना थी उसको प्रारंभ किया गया 2015 को। इसके तहत 1.18 करोड़ आवास को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से अभी वर्तमान समय में 85 लाख के आसपास में जो घर हैं वो बनाकर जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको स्वीकृत कर दिए गए हैं, सुपुर्द कर दिए गए। नेक्स्ट आ जाता है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का शुभारंभ 29 फरवरी 2024 को किया गया था, जो कि नोडल एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, इसका उद्देश्य है सौर रूफ टावर, जो रूफ सोलर एनर्जी है उसकी हिस्सेदारी बढ़ाना, आवासीय घरों में सस्टेनेबल बनाना, मतलब भाई जतो थारो खर्चो है बीती थे जो बिजली है वह पैदा कर लो, एवरेज जो भी है। कार्यकाल इसका रहने वाला 2026-27 वित्त वर्ष और कुल परिवेश में रहेगा 75,021 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके साथ साथ में ही ध्यान रखना, इसके अटैच में ही एक योजना और जारी की गई है, मॉडल सौर गांव योजना। तो इसका जो उद्देश्य है वो हर जिले में एक मॉडल गांव बनाना है सौर एनर्जी से संबंधित। ठीक है, तो इसकी न्यूनतम जनसंख्या इस जिले की जो है वो, इस गांव की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए और इसके साथ साथ भी ये राजस्व गांव होना चाहिए। ये 2 कैटेगरी जो है वो शर्तें पूरी होनी चाहिए इसकी, तब जाके वो मॉडल सौर गांव बनेगा। अब इसकी फिर होगा क्या कि इसको वित्तीय सहायता मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
लोक लेखा समिति, अगर आप पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ते हो तो आपको ध्यान होगा कि लोक लेखा समिति है, उसके अंदर कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो के सी वेणुगोपाल को बनाया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुमान समिति। अनुमान समिति के संजय जायसवाल जो भी खर्चा होता है उसका अनुमान करते हैं। फिर हम बात करते हैं लोक उपक्रम समिति के वैजयंत पांडा, अनुसूचित जनजाति के फग्गन सिंह। तो इनको छोड़ भी दोगे तो इतना कोई खास बात नहीं है, लोक लेखा समिति वाला आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आ जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा जिले के अंदर कटघोरा क्षेत्र लिथियम प्लांट। कटघोरा छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था गुरु घासीराम वाला जो टाइगर रिजर्व है वो, और इसके अलावा कटघोरा क्षेत्र में लिथियम भंडार मिले हैं। लिथियम भंडार का आपको ध्यान हो तो यूरेनियम का जब जम्मू कश्मीर में भंडार मिला था तो उस टाइम पे लगातार 2-3 एग्जामों के अंदर वो क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई ने यूपीआई का जो इनकम टैक्स सहित टैक्स पेमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। मतलब आप अपनी यूपीआईडी के माध्यम से पहले 1 लाख तक का कोई भी टैक्स है वो जमा कर सकते थे, पर अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइड हेलिंग स्टार्टिंग। रेपिडो जो है वो रेपिडो का देखो 2 कंपनी है फूड डिलीवरी वगैरह के लिए और जो भी राइड के लिए। तो राइड में जो कंपनी है रेपिडो यूनिकॉर्न में शामिल हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य भंडार अमूल डेयरी है। थोड़ा सा अगर ध्यान रखो तो रोग, ये जो वन लाइनर है ये थोड़ा सा आप बस ये है कि पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट आ जाता है पंजाब का जिला है रोपड़, उसमें 5 वर्षीय बालक है तेगबीर सिंह। इसने किलीमंजारो पर्वत चोटी पर फतेह करने वाला सबसे कम उम्र का एशियाई कैंडिडेट बना है ये 5 साल के अंदर। मतलब 5 साल में आपने टाबर थोड़ा बहुत अंडा फ्री कर लाग जाओ, किलीमंजारो पर जाके आओ। फिर ध्यान रखना है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इसको लगातार तीसरी बार भारतीय यात्रा पुरस्कार मिला है। तो भारतीय यात्रा पुरस्कार किसको मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को। अब ये इंडिया वाला पोर्शन पूरा हो ही गया। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल में आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की गई, जिसमें पोलैंड यात्रा के दौरान उन्होंने वार्सो, मतलब ये वार्सो पोलैंड की राजधानी है, वहां पे जामसाहा नगर मेमोरियल कोल्हापुर स्मारक पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय पे जामनगर, अभी जामनगर है वो उस टाइम नवनगर था, तो नवनगर के रंजीत सिंह ने जो भी पोलिश महिलाएं, पोलैंड की महिलाएं प्लस बच्चों को आश्रय दिया था, तो उनकी स्मृति के अंदर पोलैंड वालों ने क्या किया कि वहां पे एक स्थल बना दिया और उस पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला प्रोग्राम रखा था। फिर आ जाता है भारत और अमेरिका के अंदर SOSA सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, इस समझौते पर साइन किया है। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि एक तो गैर बाध्यकारी है, भाई समझौता पर साइन होगा ना, ये बनिए इसको पालन नहीं करना है। फिर दूसरी बात वो जो MOU है, समझौतो है, वो अमेरिका के साथ भारत 18वां देश है जो कोई समझौता करे। इस समझौते के तहत एक दूसरे की जो भी औद्योगिक संसाधन है उनकी पूर्ति करने के लिए सहयोग करेंगे आपस में। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्च्यून ग्लोबल सूची। फॉर्च्यून ग्लोबल सूची जारी किसके द्वारा की जाती है? फॉर्च्यून कंपनी के द्वारा की जाती है। बहुत बढ़िया आपकी पत्रिका कार्ड है और भी कमाए ये डिक्लेयर किया जाए। अभी कमा की है कि एक वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व अर्जन करें बी की हिसाबवान रैंकिंग दी जाए, तो पहली जो कंपनी है वह वॉलमार्ट है। सबसे ज्यादा राजस्व अगर कोई अर्जित करे है तो अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट करे। फिर अगर हम बात करेंगे दूसरी के अंदर अमेरिका की कंपनी अमेजोन से क्या आप चीज मंगाओ, हाँ तो या फिर तीसरी छोड़ो अपन को नहीं याद करनी, ठीक है। अब यह जो 86वीं है इसको ध्यान रखना है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रील्स शॉर्ट में बोल रहे हैं RILS। तो रील्स जो है वो भारत में पहली है और ऑल ओवर इंडिया में 86 को स्थान प्राप्त करे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्च्यून 500 के अंदर। बांग्लादेश में थान बताइए कि तख्ता पलट हुए है, जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना बा अपना इंडिया के अंदर आके बैठ गई। तो इंडिया में बैठने के बाद में पीछे से अंतरिम सरकार बनाई गई है और उसका जो नेतृत्व करता है वो है यूनुस खान, ठीक है, मोहम्मद यूनुस खान। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको देखा होगा कि माइक्रो लैंडिंग के लिए इनको वर्ष 2006 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? मोहम्मद शाहबूदी, ठीक है। फिर अभी चर्चा में रहा मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स का आपको ध्यान में रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है। स्वीडन पाकिस्तान के बाद में फिलीपींस में इसके रोगी लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात है ये वायरस जनित रोग है, ठीक है।
आमतौर पर इसकी जो तुलना की जाती है वो चेचक रोग के साथ में की जाती है। जूनाटिक रोग है, ये नाम आपको देखने को मिल सकते हैं जहां जहां साइंस का सिलेबस लगता है, रोग वाला चैप्टर लगता है, डिजीज वाला चैप्टर लगता है, तो वहां पे आपको ये नाम देखने को मिल सकते हैं कि मंकी पॉक्स जनित है वायरस से, बैक्टीरिया से, और कोई भी नाम और दे देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है मंकी पॉक्स जो है वो चेचक के समान ही है, वायरस जनित है, तो आपको वायरस वाला ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है भारत की एक कंपनी है सिमंस हेल्थिनियर्स कंपनी, इसने मंकी पॉक्स के लिए स्वदेशी किट एक तैयार की है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है भारत विदेश मंत्रालय ने नेपाली छात्रों द्वारा विकसित मुनाल उपग्रह के लिए एमओयू के लिए किया। तो मुनाल का आपको ध्यान में रखना है, नेपाली छात्रों के द्वारा विकसित उपग्रह है और भारतीय विदेश मंत्रालय इसको फंडिंग करेगा। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह है, इन्होंने भारत का दौरा किया है और भारत के दौरे के दौरान लोथल गुजरात के अंदर समुद्री विरासत के रूप में इसको विकसित करने के लिए समझौते हुए। फिर हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी जी, इन्होंने फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे इन 3 देशों की यात्रा की थी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, एक तो फिजी, ठीक है, फिजी और तिमोर, इन दोनों के अंदर इनको पुरस्कार दिए गए। तो फिजी में दिया गया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अगर हम बात करें तिमोर लेस्टे, तो तिमोर लेस्टे के अंदर पोलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। मतलब कुल मिला के आपको फिजी और तिमोर वाला ध्यान रखना है कि तिमोर और फिजी के अंदर इनको सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अमेरिका के सिएटल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 17 अगस्त को इंडिया दी समारोह की आयोजन किया गया था। मतलब स्वतंत्रता दिवस पर 17 अगस्त को सिएटल के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया जिसका नाम था इंडिया दी समारोह। फिर नेक्स्ट आ जाता है अमेरिका के टेक्सास प्रांत के अंदर ह्यूस्टन में हनुमान जी की मूर्ति लगी है। अमेरिका के अंदर ह्यूस्टन के अंदर टेक्सास प्रांत है उसमें लगी है और 90 फुट की ये मूर्ति है, इसका नाम दिया गया स्टेच्यू ऑफ यूनियन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है भाई, जहां कंप्यूटर का सिलेबस लगा, ये क्वेश्चन राजस्थान की एग्जाम में लेटेस्ट 2022, 23, 24 इनमें 2-3 बार पूछा जा सका है, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जब ट्विटर के जो सीईओ हैं, टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं तो उनका एक इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू के दौरान वो स्पेस में आपस में बात कर रहे थे, तो तभी एक साइबर अटैक हुआ, उसका नाम क्या था, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस। अब साइंस टेक की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसरो ने कहा है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इसरो ने क्या कहा है कि 2027 तक हम चंद्रयान 4 जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, और ये जानकारी किसने दी है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी है। साथ साथ में आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि चंद्रयान 1 की जो डेट थी वो थी अक्टूबर 2008, फिर सेकंड जो असफल हो गया था उसकी डेट थी जुलाई 2019, और चंद्रयान 3 की जो डेट थी वो थी 14 जुलाई 2023। मतलब पिछले साल 14 जुलाई को ये चंद्रयान 3 किया गया था, और अब जब नेक्स्ट किया जाएगा चंद्रयान 4 वो किया जाएगा 2027 के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है भारत का पहला पुनः प्रायोजित हाइब्रिड रॉकेट रूमी का सफल परीक्षण किया है। अब इसका विकास किसने किया है, स्पेस इंडिया लिमिटेड तथा मार्टिन ग्रुप। ठीक है, तो ये स्टार्टअप कंपनियां हैं दोनों, इन्होंने किया है, और इसका पुनः प्रायोजन मतलब पुनः वापस से यूटिलाइज किया जा सकेगा इस रॉकेट को, तो रूमी 1 के नाम से इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है इसरो द्वारा श्री हरिकोट सतीश धवन के अंदर पृथ्वी अवलोकन EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 का सफल परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण और आपदा, मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका हमें पहले से सटीक अनुमान हो जाए। इसको पृथ्वी से 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। इसके अंदर 3 पेलोड काम में लिए जाएंगे, एक तो EOIR, GNSS और SIC-UV। तो EOIR जो है वो क्या करेगा, तस्वीर खींचने का काम करेगा, मतलब कैमरा है, EOIR कैमरा को काम करेगा वो। GNSS-R जो है वो समुद्री सतह की मिट्टी की नमी, बाढ़ का समय पर अनुमान लगाना, समुद्र के अंदर अगर लहर उठ रही तो बाको अनुमान लगाना, ये देखा वो। फिर गगनयान मिशन के अंदर अल्ट्रावायलेट किरण की निगरानी है, तो ये 3 ध्यान रखना है। EOS 8 भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत जो है वो नौसेना में शामिल हो गई है। दूसरी ये है तो पहली कौन सी होगी, पहली हो जाएगी INS अरिहंत। तो इसी का अपडेटेड वर्जन है अरिहंत। अरिहंत का आपको शब्द ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका मतलब है कि दुश्मनों का संहार करने वाला। दुश्मनों को संहार आप ही कर सी। देखो रेंज कितनी है, 750 मीटर।
और ध्यान रखना है कि 15 मिसाइल ही 1400 मीटर नीचे चल जाए या पानी का माह 15 मिसाइल लेगी 750 किलोमीटर की एक मिसाइल की रेंज आप ही हरीगात होगी है क्यों नहीं। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव वो ध्यान रखना भाई उड़न वालों बम है ऊपरों छोड़ो धीरे धीरे उड़तो उड़तो आग लगन पड़े वो और पड़ता ही फाड़ गिरो सब। तो एक विकास कौन करे है हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा और 1000 किलो को वजन। फिर ध्यान रखना है डीआरडीओ जैसलमेर के अंदर एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सफल परीक्षण करी को नाम है MP-ATGM। अब इसकी खासियत क्या है इसकी खासियत यह है कि भाई जी इन थे कंधा पर लेकी और फिर लॉन्च कर सको। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भारत ने हेजा के हेजा हिलकोल की BBV-131 ओरल वैक्सीन लॉन्च की वो ध्यान रखो तो राख लियो नहीं। नेक्स्ट आ जाता है खेल वाला पोर्शन थोड़ा सा अपना इस बार का वीडियो लंबा रहने का एक रीजन और हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि अब की बार हम साथ में पेरिस ओलंपिक इसके साथ साथ में पैरा ओलंपिक दोनों को कवर करने वाले। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स वाला। थोड़ा सा अपन भाई 45 मिनट का एस्टिमेट ले रहे थे तो ये स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा रहेगा इस बार क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे तो हम इसको कवर भी करेंगे। अगले वालों में स्पोर्ट्स का इतना मैटर आता नहीं है तो अगले जितने भी मंथली वीडियो होंगे वो आपको ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास होंगे एक महीने का। तो आप अगर लगातार इससे जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने साथियों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी सुझाव हैं फीडबैक हैं वो कमेंट कीजिए। उससे क्या होगा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा जुनून के साथ हम आपके साथ काम कर पाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स वाला। तो स्पोर्ट्स में अपन यहाँ स्टार्ट करें उससे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि एक टर्म होती है टेनिस के अंदर गोल्डन स्लैम विनर। गोल्डन स्लैम विनर उसको कहा जाता है जिस बंदे ने 4 स्लैम कौन कौन सा स्लैम है ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन और US ये 4 स्लैम हुए टेनिस के अंदर। ये चारों को साथ में जीत लेना इनके थे गोल्डन विनर स्लैम। तो नोवाक जोकोविक जो है वो 5वां गोल्डन स्लैम विनर घोषित किया गया है। अब अन्य 4 कौन कौन से हैं स्टेफी ग्राफ जो कि पहली बार जीते हो, उसके बाद में राफेल नाडाल, सेरेना विलियम्स, आंद्रे अगासी, ये 4 पहले थे। 5वां कौन हो गया नोवाक जोकोविक जिसे गोल्डन स्लैम विनर के खिताब से नवाजा गया है। फिर ध्यान रखना है लुसाने के अंदर डायमंड लीग हुई है नीरज चोपड़ा भी कम कांस्य पदक जीते हो। थोड़े सो चोटिल है जल्दी उम्मीद करते हैं कि हर श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नाडा जो कि डोपिंग एजेंसी जो डोपिंग वाला जो ड्रेस वर्क लेके काम करे तो आगे जांच करे। तो जो नाडा एजेंसी है इंटरनेशनल एजेंसी है और इसने क्या किया है कि महिला वोक एथलीट भारत की है भावना जाट इसको डोपिंग रोधी अनुशासन कार्रवाई करते हुए 16 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है परंतु थोड़ा सा इनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा कार्रवाई की गई। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है इतना ही ध्यान रखना है। भारत की आरती ने पेरू में आयोजित विश्व अंडर-20 एथलीट के अंदर 10,000 मीटर के अंदर कांस्य पदक जीता है पैदल चाल में। तो आपको ये वाले पोर्शन थोड़ा सा कम ध्यान में रखना है। इस महीने के अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा पेरिस ओलंपिक का। तो पेरिस ओलंपिक आपको मैं बताऊं पेरिस ओलंपिक 33वां संस्करण है। मेजबान इसका पेरिस है। शुभारंभ इसका 26 जुलाई को किया गया था और 11 अगस्त को इसको समापन किया गया था। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 15 दिन के आसपास में ये फंक्शन हमें देखने को मिला था। पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया गया है और पेरिस के अंदर आज तक टोटल तीसरी बार इसका आयोजन किया गया है। इससे पहले 2 बार और कर लिया गया था। तो मगर इसका अगर हम बात करें तो फ्रीजेस है ये एक पारंपरिक टोपी है जिसको फ्रांसीसी झंडे के अंदर कलर हमें देखने को मिला है। उद्घाटन में हम बात करें भारत के जो दल है उसके ध्वजवाहक जो थे वो PV सिंधु थे बैडमिंटन की खिलाड़ी और शरद कमल हो गए टेबल टेनिस के खिलाड़ी। ठीक है। और समापन के अंदर मनु भाकर और PR श्रीजेश हॉकी के अंदर इन्होंने संन्यास लिया। बहुत अच्छे खिलाड़ी है और इनके कारण हमें हॉकी के अंदर मेडल देखने को मिला है। मनु भाकर अपने आप में 2-3 रिकॉर्ड इसमें हम बना चुकी है इस पेरिस ओलंपिक के अंदर। तो अब आगे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं।
अब हम बात करें कि भारत की साइड से किस किस खिलाड़ी ने और किस किस प्रतिस्पर्धा, किस किस इवेंट के अंदर कौन सा पदक जीता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा राज्य से हैं, उन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक के अंदर 89.45 मीटर का थ्रो करके और रजत पदक जीता है। पाकिस्तान के जो नदीम है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें मनु भाकर की, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ साथ में मिश्रित के अंदर, मिक्स के अंदर मनु भाकर और सरबजोत सिंह हरियाणा, इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो मनु भाकर एक ही इवेंट के अंदर, एक ही ओलंपिक इवेंट के अंदर लगातार 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में स्वप्निल कुसाले ने महाराष्ट्र में 50 मीटर राइफल के अंदर कांस्य पदक जीता है। साथ ही हम बात करें अमन सहरावत की, अमन सहरावत हरियाणा से फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई। गोल्ड तो अब की बार आएगा नहीं। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो एक नीरज चोपड़ा लेके, बाकी सगड़ा के लेके आए, कांस्य पदक लेके आए। अब हम कुछ विशेष चीजें वो देख लेते हैं कि मनु भाकर, मैंने आपको बताया एक ही ओलंपिक में 2 पदक, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली, एक मिक्स में और एक सिंगल के अंदर पहली भारतीय महिला बनी है। इसके साथ साथ में भारत में पहली बार एक ही ओलंपिक में एक ही खेल के अंदर 3 पदक जीते गए। 3 पदक कहीं जीते, मैं थान बतायो। देखो, एक तो यू जीत को, ठीक है, मनु भाकर 10 मीटर एयर राइफल में, फिर मनु भाकर सरबजोत सिंह जो है ये मिश्रित में, फिर स्वप्निल कुसाले, इसने क्या किया, राइफल के अंदर वापस से 50 मीटर के अंदर जीत लिया। फिर हम बात करें अमन सहरावत, अमन सहरावत जो है कुश्ती के अंदर पहला ओलंपिक पदक जीते हैं और इसके साथ साथ में 100 कम उम्र का ओलंपिक पदक विजेता हो गए। फिर बात करें मनु भाकर, मनु भाकर भाई साहब एक थोड़ा सा चूकी, मतलब 25 मीटर पिस्टल की जो श्रेणी है शूटिंग के अंदर, उसमें ये चौथे स्थान पे रही। केवल और केवल एक निशाना और सेट बैठ जाता तो इनके पास में एक ही उसके ओलंपिक में 3 मेडल हो जाते। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास ले लिया वही हॉकी से। फिर बात करें हम रेसलर विनेश फोगाट, काफी भी चर्चा में रही। 50 केजी श्रेणी के अंदर इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, परंतु दुर्भाग्य कहें हम ऐसा कि 100 ग्राम वजन इनका ज्यादा होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर हम बात करें भाला फेंक प्रतियोगिता, मैंने बताया कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 का थ्रो किया था, जबकि अगर हम बात करें नीरज की, तो नीरज ने 89.45 किया था। तो भारत का इस पूरे इवेंट के अंदर पदक तालिका में 71वां स्थान रहा, 1 रजत और 5 कांस्य के साथ। ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष राष्ट्रों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो जीते अमेरिका ने, 40 गोल्ड, 44 रजत और 42 कांस्य, 40, 44, 42। फिर हम बात करें भारत की, तो भारत ने गोल्ड 0 जीता है, 1 सिल्वर और 5 कांस्य जीते थे। इस पूरे इवेंट के बाद में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने एक पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी की थी, जिसमें 4 खेलों को दर्शाया गया है, भाला फेंक, हॉकी और नौकायन और टेबल टेनिस। अब हम बात कर लेते हैं पैरा ओलंपिक का 17वां संस्करण था। जस्ट जैसे ही ओलंपिक खत्म हुआ है 11 सितंबर को, तो 11 अगस्त को, ठीक है, तो 11 अगस्त को जैसे ही ये खत्म हुआ है, उसके बाद में इसका शुभारंभ हो गया 28 अगस्त को और इसका समापन हुआ 8 सितंबर को। ठीक है, वही सेम पेरिस के अंदर इसका हुआ था और शुभंकर जो है वो फ्रीजेस सेम ही थे। इसकी स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन। उद्घाटन के अंदर भारतीय ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। वहीं अगर हम बात करें समापन के अंदर, तो समापन में कौन थे, हरविंदर सिंह और प्रदीप पाल सिंह। पदक तालिका की अगर हम बात करें, पदक तालिका में पैरा ओलंपिक का विशेष तौर पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। तो पैरा ओलंपिक के अंदर सबसे टॉप जो है वो चीन में रहा और भारत की बात करें तो 18वीं रैंक है भाई। ठीक है, 18वीं रैंक है। और कुल अगर हम बात करें मेडल की, तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 9 13, 7 9 13, 7 9 13, ऐसे याद रखना है, 7 9 13, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदकों के साथ में कुल टोटल 23 पदक बनाए हैं और 18वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, आपको दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलना है कि जो केवल ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक जो है, उसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है कि अपनी जो रैंक है वो है 71। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें कि
पैरा ओलंपिक के अंदर 18वीं है, बहुत बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस रही है अब की बार, तो मान लो झड़ी लगा दी। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक के अंदर कुल जो एथलीट थे वो 84 एथलीट थे भारत के, जिसमें से पुरुष 52, महिलाएं 32। स्वर्ण पदक जो है, स्वर्ण पदक में आर्चरी के अरविंदर सिंह ने पंजाब और रिकवरी ओपन के अंदर, शूटिंग अवनी लेखरा आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान की 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी है, कैटेगरी भी आपको इसमें ध्यान में रखनी है। बैडमिंटन की हम बात करें, नितेश कुमार हरियाणा, नितेश हरियाणा, शूटिंग के अंदर अवनी लेखरा, आर्चरी के अंदर अरविंदर सिंह, और एथलीट के अंदर सुमेध तंतिल जो कि हमारे ध्वजावाग भी रहे, उसके अलावा धर्मवीर सिंह, नवदीप सिंह और प्रवीण सिंह। नवदीप सिंह के तो काफी वायरल रहे वीडियो और रील्स, तो आपको ध्यान में भी होगा कि बढ़िया खेल रहे थे ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है कांस्य पदक। कांस्य पदक में शूटिंग के अंदर मोना और रूबीना, इन्होंने 100 मीटर एयर राइफल के अंदर कांस्य पदक जीता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जैसे ही वो PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो आप खुद से देख लेना ये, ठीक है। राजस्थान के आपको देख लेना कि राजस्थान के इसमें 9 खिलाड़ी हैं पेरिस के ओलंपिक के अंदर। रुद्राक्ष शूटिंग के अंदर, मोना अग्रवाल शूटिंग के अंदर, फिर श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज, कृष्ण नागर बैडमिंटन के अंदर, सुंदर सिंह गुज्जर करौली के हैं, भाला फेंक में इन्होंने मेडल भी जीता है। अवनी लेखरा हम बात करें शूटिंग के अंदर है, निहाल सिंह शूटिंग के अंदर है, अनिता चौधरी रोविंग मतलब जो नौकायान है उसके अंदर है, संदीप भाला फेंक के अंदर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुल 9 खिलाड़ी जो है वो राजस्थान के पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे थे अब की बार। फिर हम बात करें अवनी लेखरा जो है किसी भी पैरा ओलंपिक खेल के अंदर 2 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। फिर मरियप्पन जो है लगातार 3 पैरा ओलंपिक पदक विजेता है। शीतल देवी काफी चर्चा में रही, मात्र 17 वर्ष में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, यह आपको अलग से फैक्ट ध्यान में रखना है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, चलो चले और जश्न मनाए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 23 जून को है और 21 जून के जस्ट बाद में 21 जून को आपको लिखना है कि कौन सा दिन हम मनाते हैं। फिर इसकी थीम आपको ध्यान रखना है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नियुक्तियां मेन हम देख लेते हैं कि निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है ना, और अध्यक्ष जो है वो एमा टेरो है, फिनलैंड की आइस हॉकी से खिलाड़ी है। फिर हम बात करें ICC के नए चेयरमैन बने हैं जैसा अब तक जितने भी ICC के चेयरमैन बने हैं उसमें से सबसे कम उम्र के मतलब सबसे युवा चेयरमैन है अब तक के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नए केंद्रीय गृह सचिव बने मोहन सिंह। US में भारतीय दूतावास के अंदर राजदूत नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार क्वात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। BSF और CISF के महानिदेशक अगर आप देखो तो देख लेना। SBI के अध्यक्ष आपको देखना है चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में मेन जो रखना है वो रखना है विनय कुमार क्वात्रा US के। फिर हम बात करते हैं दिवस की। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड डे बनाया जाता है, WWW, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी भी जाती है। तो इसका जो दिवस है वो 1 अगस्त है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब आपको कमेंट में ये लिखना है कि हमने थोड़ी देर पहले 2 कैटेगरी राजस्थान के अंदर पुरस्कार मिली थी, तो वो ध्यान रखना है, एक तो IEC वाला, एक बेस्ट NGO वाला, वो किस किस को मिला वो आपको बताना है। फिर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को इन दोनों के दिवस मनाए गए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है अगस्त वाला जो है ना वो मतलब 3 अगस्त वाला ये है भारत का। आगे हम बात करेंगे विश्व का भी। फिर 9 अगस्त को नागासाकी के साथ साथ में विश्व आदिवासी दिवस, इसकी जो थीम थी वो थी स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क से आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 10 को ही विश्व वन जैव ईंधन दिवस। भाई ईंधन का काम कौन करता है? शेर जल्दी लागे जब शेर मतलब जंगल लागे हो जब शेर बैठे रहो। तो दोनों थाने हैं कनेक्ट करके चाल रहे हैं कि जंगल को फ्यूल शेर है। 20 हुई विश्व वन जैव दिवस और शेर दिवस, जैव और शेर 10 अगस्त। फिर जाए शेर बनाओ तो हाथी तो नाराज वही गणो 2 दिन बाद में हाथी आड़ो को। फिर 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसकी थीम थी क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। फिर 13 अगस्त को ही ध्यान रखना है विश्व अंगदान दिवस। देखो 13 और 3 भारत को भाई मारो, भारत को मैं पहले रखा 3 ने। फिर विगत 10 दिन बाद में विश्व को थे बना गया था। 14 अगस्त में थान रहे कि जो विभाजन हो 15 अगस्त 1947 को, तो उसके याद में 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभीषण का स्मृति दिवस।
नेक्स्ट है 16 को पारसी नवरोज मतलब नई साल। 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अब विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाए? रक्षाबंधन वाला दिन। रक्षाबंधन मतलब प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है संस्कृताड़ो। और संस्कृताड़ो ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एग्जाम में पूछे भी गए, थोड़ा सा ही अवेयर करके चलना है। मतलब जो क्वेश्चन हटे थान देखने मिल रहे हैं ना वो हड़का तो नहीं या दिमाग को काट दिए। 20 अगस्त ने राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। फिर 23 अगस्त ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ना। 23 अगस्त को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ठीक है। और ये क्यों मनाया गया? 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान मिशन जो है आपको बताया कि 14 जुलाई आप लाठाऊ लॉन्च करी और 23 अगस्त ने वो बड़े सुरक्षित लैंडिंग करी। फिर हम बात करते हैं 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 30 को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। एक किताब आई ही शशि थरूर के द्वारा, ए वंडर लैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड 101 ऐसे, ये किताब को नाम ध्यान रख लियो। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओ तो थान करना ही करना है, ऑपरेशन तरंग। ऑपरेशन तरंग शक्ति 2024 ये भारतीय वायुसेना को सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका पहला चरण 6 से 14 अगस्त को संपन्न किया गया। इसका आयोजन किया गया सुल्लूर तमिलनाडु के अंदर। तो भारतीय वायुसेना का पहला जो बहुपक्षीय अभ्यास है वो पहला चरण खड़े करे हुए सुल्लूर तमिलनाडु के अंदर। अब इसमें कौन कौन सा देश शामिल होया? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके, ठीक है। फ्रांस, देखो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और यूके। जीएफ तो सारी याद होगी, देखो जीएफ जर्मनी, फ्रांस, एस और यूके गर्लफ्रेंड सूप, गर्लफ्रेंड सूप, ठीक है। तो जी को जर्मनी, एफ को फ्रांस, एस को स्पेन और यूके। एयरफोर्स जो है वो पहला चरण में हुई 6-14 सुलूर के अंदर। मेन पार्ट है सेकंड को। सेकंड के अंदर ध्यान रखना है कि जो सेकंड चरण है वो 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक आयोजन किया गया। इसका जो स्थल है वो जोधपुर राजस्थान के अंदर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक भाई राजस्थान वाला इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में तो मेन आदमी होगा। मेन में अमेरिका आगो, जापान आगो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आगो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका तो करनी है जना आगे, ग्रीस, बस आगे शामिल करें। एक ऑपरेशन मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में सैन्य अभ्यास है। श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया गया था। यह ध्यान रखना 10वां संस्करण है। केवल अब तो ध्यान रखना मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। उदार शक्ति भारत और मलेशिया, मलेशिया बेचारो मरेडो है, मलेशिया मरेडो, मलेशिया मरेडो, मरेडो जना था दया होगी, उदार शक्ति करेगा विकसन। और मित्र क्यों करेगा? श्रीलंका करेगा। फिर पर्वत प्रहार, ये भारतीय सेना द्वारा चीन और जो भारत की सीमा है बीट है आयोजन करे हुए है। फिर नेक्स्ट आ जाए राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 30 से 31 जुलाई 2024 को किया गया था। और यो क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में गेएलडी जब 2022-23 का हुआ था ना आयोजन, तब पूछा गया था। तो इसका आयोजन स्थल आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पिछली बार इसका आयोजन स्थल चेंज कर दिया गया था। तो अब ये ध्यान में रखना है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस जो है वो 30 जुलाई से और 31 जुलाई मतलब 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाएगा। इसका आयोजन होगा भोपाल के अंदर। 19वां भारत अफ्रीका व्यापार कौन के लिए दिल्ली में। 8वां धर्मधम सम्मेलन किया गया अहमदाबाद में 23 से 25 3 दिन। और राज्यपालों के पूरा जितना भी देश का राज्यपाल ही प्रशासक में 2 दिन आया। 2 और 3 अगस्त में नई दिल्ली के अंदर 2 दिवसीय कार्यक्रम किए गए। इसी के साथ में हम यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये सेशन हो गया, कारण क्योंकि अब की बात थोड़ा सा पैरा ओलंपिक और ओलंपिक का मैटर था। आगे के जैसे जैसे आपकी एग्जाम कंडक्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर मिलेगा। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप देखो ये लिंक है, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो एक ही एडू स्पोर्ट के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आगे आने वाले जितनी भी करंट अफेयर हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। डेली PYQ मिलते हैं। जो भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी जो साइकोलॉजी वाले पोर्शन है उनकी क्वेश्चन मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिलेगी। लगातार इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उसमें बेनिफिशियल रहेगी। जो भी हमारा अनुभव है वो आपके साथ साझा करते रहें। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और थान शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। थारा जो भी कमेंट ही, सजेशन ही, सुझाव ही पे जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट में नहीं करो तो व्हाट्सअप कर दियो, ठीक है। तो मिला एक नए सेशन के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।